सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए गाइस, 29 नवंबर को दिल्ली जल बोर्ड का एग्ज़ाम लास्ट शिफ्ट में होना है पर डे। 26 नवंबर, 27 और 29, यानी कि 3 शिफ्ट में पेपर था और एक ही शिफ्ट है पर डे। तो 3 शिफ्ट में पेपर हैं आपके टोटल, और 29 का पेपर अभी बचा है। मुझे सभी कैंडिडेट्स ने कमेंट करके पूछा है कि कम से कम मैं अपने क्वेश्चंस को ब्रीफ करूं, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए इन 2 दिनों में, उसको मैं एक्सप्लेन करूं। चलिए मैं उस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, जो वीडियो मैंने अभी कल की दिन में डाला है। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं आखिर क्वेश्चन किस टाइप के, किस लेवल पर और किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। एज़ यूजुअल, जैसा आप सभी जानते हैं कि सेक्शनल पार्ट जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे आप सेकंड पार्ट में नहीं जा सकते, ये आपको क्लियर है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जो पार्ट है DSSB ने सेट किया है, यानी कि सबसे पहले आपको रीजनिंग मिलेगी 2 पार्ट। हालांकि रीजनिंग इजी होती है, सबको पता है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, बट डरने की शुरुआत अब होती है। रीजनिंग आपको ऐसी मिलेगी कि आप 40 to 40 करेंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने के बाद अपने टाइमर को देखेंगे तो 60 से 70 मिनट जा चुके होंगे। ये मैं सीरियस बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग में बैंकिंग का लेवल टच कर दिया है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए गाइस, आप आमतौर पर सिटिंग अरेंजमेंट आप SSC दे लीजिए या DSSB के पुराने एग्ज़ाम्स दे लीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट के एक आध क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर मिले तो। बट इस पेपर में आपको 6 से 7 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट प्लस, अभी ख़त्म नहीं हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए गाइस, सिटिंग अरेंजमेंट एक अलग चीज़ होती है, एक और चीज़ होती है जिसमें आप ये देखेंगे कि 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, जिनकी एज का डिफरेंस का एक क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे D की एज E से बड़ी है, E F और G के बीच की एज का है, तो इसमें सबसे लीस्ट और सबसे हाईएस्ट एज वाला कौन होगा, या हाइट वाला कौन होगा, या वजन वाला कौन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो कुल मिला के इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो 10 to 12 क्वेश्चंस थे। तो आप समझ ही सकते हैं 3 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, जिसे पढ़ने में ही आप 30 से 40 सेकंड बिता देंगे, और अगर गलती से वो अटेम्प्ट करते करते गलत हो गया, फिर उसे री अटेम्प्ट करने में आपके 1-2 मिनट गए, तो तकरीबन एक मिनिमम 2 मिनट का टाइम तो आप ले ही लेंगे। तो 12 से 13 मतलब आप 30 मिनट इन्हीं क्वेश्चनों में बिता देंगे। चलिए, ये तो पहले पार्ट की बात होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। देखिए, ब्लड रिलेशन आमतौर पर कैसा होता है आप लोगों को पता है। एक स्टेटमेंट होता है कि इसने इसको पॉइंट आउट करके बताया कि इसकी मदर का फादर, ठीक है, इसकी मदर का फादर मेरा जो भी है, इस टाइप से एक रिलेशन होता है। लेकिन मज़े की बात अब ये है कि जैसा आपने बैंकिंग का अगर किसी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है वो समझ सकता है, एक कोडिंग सी होगी, माने A+B एक रिलेशन होगा। प्लस का मतलब क्या होता है कि A+B यानी A B की सिस्टर है। इस टाइप से एक स्टेटमेंट था जिसमें तकरीबन 5 स्टेटमेंट बना रखे थे, AB BC CA इस टाइप से, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ब्रीफ किया हुआ था, A+B डिवाइड C इंटू D, तो A और D में क्या रिलेशन है, इस टाइप के। ये आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप रिलेशन तभी कर सकते हैं जब आप पहले के स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि प्लस का मतलब क्या है, जी का भाग का मतलब क्या है, गुणा का मतलब क्या है। चलिए, ये तो रही रीजनिंग के पहले पार्ट की। अब हम इजी पोर्शन में चलते हैं। देखिए गाइस, इजी आपको केवल 4 से 5 क्वेश्चन मिलेगा। हालांकि ये भी इजी है, आप क्वेश्चन निकाल लेंगे, कोई डाउट नहीं है। 100% क्वेश्चन निकालेंगे, 40 में से आप 40 करेंगे, रीजनिंग ऐसी है। बट मज़े की बात वही है, जब आप टाइम देखेंगे दिल में दहशत हो जाएगी। चलिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये रियलिटी है। बाकी 29 का शिफ्ट कैसा हो, नॉर्मलाइजेशन है, हो सकता है आप इन चीज़ों से बच जाएं, बट उम्मीद कम है। चलिए, 3 शिफ्ट में इतना चेंजेस नहीं होता। चलिए, अब रीजनिंग के बाद मैं अगले रीजनिंग पे चलता हूँ, दूसरे पार्ट पर। आमतौर पर आपको जो फ़ोटो वाले होते हैं, जिसमें हम कटिंग, पेज कटिंग वाले, आपको 3-4 मिलेंगे, इजी हैं। डिक्शनरी का एक क्वेश्चन था, एज वाला हम बता ही चुके हैं, ठीक है। एक आपको ब्लड रिलेशन, हाँ, एज वाला क्वेश्चन जो है वो भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा,
जिसमें 6 साल पहले इसकी एज इतनी थी, 12 साल बाद इसकी एज इतनी है, तो करंट में एज कितनी होगी, इनका डिफरेंस। इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1 से 2। तो ये भी लेंथी है। देखिए गाइज, ये एक कैलकुलेटिव अर्थमेटिक लेवल की रीजनिंग होती है और इसमें हमें उसे पढ़ना ही पढ़ना होता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक आप बहुत कम ही लगा पाएंगे, क्योंकि इसे पढ़े बगैर आप नहीं कर सकते इसे सॉल्व। ठीक है गाइज, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे और लेंथी थे। आप मानिएगा, आप जब एग्ज़ाम देंगे आपको सारी बात समझ में आएगी। और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो मेरी बात समझते हैं कि 26-27 में जिनका भी एग्ज़ाम था वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि इसी टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है गाइज, चलिए मैं रीजनिंग पे अब ज़्यादा नहीं जाऊँगा, इतना बहुत था आपके लिए, बाकी आप देखिएगा क्या था। चलिए इसके बाद आते हैं जीके पर। जीके देखिए मोस्टली स्टैटिक थी, जैसा आपको पता है। रीजनिंग करंट अफेयर्स भी थी उसमें, बट मुझे लगता है कि अगर आपने अखबार कंटिन्यूसली पढ़ा है तो किसी मैगजीन की ज़रूरत नहीं है, आप उसे कवर करेंगे। बट जीके आप मॉडरेट टू टफ, जैसा एसएससी में होता है एज़ यूजुअल, वैसा मान सकते हैं। चलिए अब आते हैं मैथ्स पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए गाइस, शुरुआत से मैं बता दूं, जिस पर्सन ने रीजनिंग पूरी करी और मैथ में टाइम दे दिया वो आगे के पार्ट को अटेम्प्ट करने में डिफ़िकल्टी फेस करेगा ही करेगा। आप लिख के ले लीजिए, इतना लेंथी पेपर है। मैथ में आपको 8 से 9 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के मिलेंगे। अब आपको लग रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे और जब आप उसको कर लेंगे और जब अपने टाइमर को देखेंगे तब आपको डर लगेगा कि मैंने ये क्या कर दिया। तो भैया 100 में से, मैं इतना मानता हूँ, 100 में से 90 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने मैथ स्किप करी है। फर्स्ट पार्ट नहीं तो सेकंड पार्ट 100% करी है, क्योंकि लेंथी पेपर था। और अगर वो नहीं स्किप करते तो अगला जो इंग्लिश, जो थोड़ा बहुत ईजी था, ईजी टू मॉडरेट था, उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते। हिंदी जो एज़ यूजुअल नॉर्मल होती है, नॉर्मल थी, उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो मैथ को स्किप किया गया है कई कैंडिडेट्स के द्वारा। तो मैथ में आपको मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन थे 2 से 3 थे, लेकिन वो भी थोड़े से बड़े थे, बॉड मास रूल पर थे। इसके बाद आपको मेंसुरेशन के 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। सिंपल है, डायरेक्ट है, फार्मूला बेस्ड है, बट उसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी बड़ी है, यानी कि जो उसमें क्वांटिटी है न्यूमेरिकल वैल्यू की वो थोड़ी बड़ी बड़ी दे दी गई है। चलिए इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के 1-2 क्वेश्चंस थे। इसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इसके बाद ये हो गया। और हाँ, और जो एक सीआई होते हैं, यानी कि जो हमारा दंडालेख या ग्राफिकल बेस पर जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके भी अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस थे। तो कुल मिलाकर मैथ जो थी वो मॉडरेट थी और लेंथी थी। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपने रीजनिंग मैथ में टाइम दे दिया आप 2 सेक्शन छोड़ देंगे, ये है। चलिए अब आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश आपकी इजी थी, कोई शक नहीं है। पैराग्राफ अगर आप देखेंगे तो पैराग्राफ में कह सकता हूँ थोड़ा सा लेंथी, बड़ा था पैराग्राफ, और आप उसको पढ़कर समझकर उसके पैसेज के आंसर दे सकते हैं, डायरेक्ट नहीं थे। अब आते हैं हिंदी पर। देखिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हिंदी में अब वो बात नहीं रही जो DSSS भी पहले करती थी। आपने एक देखा, फिल इन द ब्लैंक्स दिया, भर दिया, का आ गया, मैं आ गया, इस टाइप से नहीं। समास आएगा, संधि आएगी, कारक आएंगे, अलंकार आएंगे, और विग्रह भी आएगा, समास विग्रह भी आएगा, संधि विग्रह भी आएगा। तो इसका मतलब हिंदी जो है वो पूरी ग्रामेटिकल है। ठीक है, कोई उसमें वैसी बात नहीं है कि आपने बिना पढ़े चले गए और आप हिंदी के मास्टर हैं, आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, पूरी ग्रामेटिकल हिंदी आ रही है। एग्जैक्टली पैराग्राफ हिंदी का बहुत इजी है, आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, नो इशू, 5 नंबर आपके फ्री के हैं। ठीक है, ये पूरा ओवरऑल एनालिसिस था, क्वेश्चंस थे गाइस। 29 तारीख का पेपर होने के बाद मैं आपको फिर से बताऊंगा डिटेल में किस टाइप के क्वेश्चंस थे और क्या कट ऑफ रह सकती है। मैं कट ऑफ आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं, अंदाजन 100 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी यूआर की। बाकी कैटेगरीज की क्या रहेगी, 29 का पेपर कैसा रहता है, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।